Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our another lecture of revisions, your revision series, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका जो सेल सिग्नलिंग है उसको रिवाइज करेंगे। और जो स्केड्यूल है कब कौन सा लेक्चर अपलोड होगा वो मैंने आप लोगों के साथ में ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, एज वेल एज कम्युनिटी पे भी। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इम्यूनोलॉजी के कुछ नोट्स डाले हैं जिन बच्चों ने इम्यूनोलॉजी बिल्कुल नहीं की है। सो वो एक बार देख सकते हैं, जस्ट कि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है इम्यूनो का तो आप करके आ जाओ। सो इम्यूनोलॉजी सीधा सीधा मतलब इम्यूनोलॉजी का इम्यूनिटी से है। इम्यूनिटी क्या होता है आपका, हिंदी में कहूँ तो बचाव तंत्र होता है। एंटीजन एंटीबॉडी से, बीमारियों से आपको बचाता है। अगर एक सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो आपकी बॉडी का जैसे पाचन तंत्र होता है वैसे बचाव तंत्र उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी लो है इसलिए इसको फीवर आ गया है ना। सो इम्यूनिटी से ही कोरिलेटेड आपका इम्यूनोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इम्यूनिटी आपकी दो तरीके की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है जो बाय बर्थ आप में प्रेजेंट होगी, इसको आप लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हो। और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि जो आप एक्वायर करते हो। ठीक है, जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो एक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक होती है, जिसमें अगर आप बी सेल के बारे में बात करते हो तो आपने पढ़ा होगा बी सेल जो है डिफरेंशिएट होकर मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाती है। यानी अगर आपको कोई भी बीमारी, अगर आप में कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी का अटैक आप में, सॉरी एंटीजन का अटैक अगर हुआ है किसी भी वायरस का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी। तो आपके जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी तो बनाएंगे, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तो बनाएगी वहाँ पर। साथ के साथ में क्या करती है, मेमोरी वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटीजन की जो है मेमोरी सेल जो है उसको माइंड में रखती है कि अच्छा ये वाला एंटीजन आया था इसके लिए ऐसे तभी आपने जनरली देखा होगा किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बीमारी हो जाए, जैसे किसी को डेंगू हो गया या फिर किसी को टाइफाइड हो गया, तो आपने देखा होगा कि रिपीटेड मैनर में उसको वो बीमारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एंटीबॉडी बन चुकी होती है। ठीक है, तो मेमोरी प्रेजेंट होगी उसकी एंड स्पेसिफिक होगी। देन यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं बी और टी सेल के। थोड़ा सा बी और टी सेल का क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, वैसे तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो आपकी प्लूरिपोटेंट होंगी, लेकिन जब उसकी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आपकी मल्टीपोटेंट कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जब आपकी बहुत सारी डॉटर सेल्स बनते हैं डिवाइड करके, उसको आप मल्टीपोटेंट नेचर में रखते हो। तो मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक सेल आप सबने पढ़ा होगा, एडल्ट स्टेम सेल भी कहा जाता है, जो कि आप सब में पाई जाएंगे। एडल्ट स्टेम सेल एडल्ट्स में पाई जाती हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, माइलोइड और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स में। लिम्फोइड में आप लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हो, बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में। जो आपकी बी लिम्फोसाइट होती है आगे डिफरेंशिएट होगी प्लाज्मा सेल एज वेल एज मेमोरी सेल जो है, इसमें ये डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, इसी के साथ में नेचुरल किलर सेल भी इसी के अंदर है। देन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पर मास्ट सेल के बारे में, इसके अलावा मेगा कैरियोसाइट, जिस मेगा कैरियोसाइट के बारे में, या मायोब्लाजिस्ट में आप इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन सब के बारे में बात करते हो। एंड मोनोसाइट में आप डेंड्रेटिक सेल और मैक्रोफाज के बारे में बात करते हो। देन यहाँ पर इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने कहा कि दो तरीके की होती है, इनेट जो कि आपकी बाय बर्थ होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एंड एक्वायर्ड या एडेप्टिव जिसको आप कहते हो, जो कि विद टाइम आप जैसे विद टाइम क्या करते हो, आप एक्वायर करते हो, एडॉप्ट करते हो। तो इनेट इम्यूनिटी हमेशा ही ऑन रहती है। और इनेट इम्यूनिटी जो हमेशा ऑन रहेगी, कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में अगर आप देखते हो तो आपकी जो स्किन हो गई, ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गई, स्टमक पीएच, ये सारे क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया। यहाँ पर जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हो तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर
ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। क्लासिकल पाथवे होता है एंड लैक्टिन पाथवे एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे में मैनोज बाइंड करता है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन बाइंड्स मैनोज ऑन पैथोजन सरफेस। और ऑल्टरनेटिव पाथवे यहाँ पर तीन पाथवेज होंगे। क्लासिकल पाथवे में क्या क्या एक्टिवेशन होगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एंड एम्बिलैक्टिन में क्या क्या एक्टिवेशन होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, और फाइनली जाके C3 कन्वर्टेज जो है ये काम करेगी। ठीक है, C3 कन्वर्टेज के बाद में फिर यहाँ पर क्या क्या रोल होगा पूरा एक चार्ट में आपको यहाँ पर समझाया गया है। इन डेप्थ में यहाँ पर आपको नहीं समझा सकती, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होते हैं ये भी क्या रहेंगे, आपके ऑलवेज ऑन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि जब भी आपके बॉडी में कभी भी अगर एंटीजन का अटैक हो जाता है तो जो मैनोज बाइंडिंग ये जो एम्बिलैक्टिन पाथवे होता है क्या करता है, जो भी आपका आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सरफेस होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा यहाँ पर। और क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनल रिस्पॉन्स क्या होता है, फाइनल रिस्पॉन्स यहाँ पर ये किया जाता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो आपका एंटीजन होता है वहाँ पर ऑप्सोनाइजेशन किया जाता है पैथोजन का, यानी उसको ऑप्सोनाइजेशन ऐसे कह सकते हो जैसे कोई भी चीज़ है इस तरीके से उसको डिज़ाइन कर देना कि वो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए। देन यहाँ पर जितने भी पाथवेज होंगे एंड रिजल्ट सबका क्या होगा, एंड रिजल्ट सबका ये होगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और जो पैथोजन आया है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। बस ये चीज़ें यहाँ पर ये सब याद रखिएगा, ये वाले पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले दो पॉइंट्स है ना, बस इनको एक बार माइंड में रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, किसमें क्या एक्टिवेट हो रहा है बस ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड नाम याद रखिएगा इनके। देन यहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब है जैसे कोई पैथोजन ने अटैक किया तो कौन से सेल्स आपके इमीडिएटली तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आते हैं। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, तो आपका मैक्रोफाज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, नेचुरल किलर सेल आपका एंटीजन प्रेजेंट सेल होता है, डेंड्रेटिक सेल ये आपके क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। डेंड्रेटिक सेल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आता है एडेप्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो डिले रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर किस किस का एक्टिवेशन होता है, यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट टी और बी सेल जो होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जो टी सेल होता है इसका जो रिसेप्टर होगा वो CD8 होगा। टी सेल में भी आपने देखा होगा टी हेल्पर सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर ये इनके रिसेप्टर हैं CD8 एंड CD4। बी सेल क्या करती है, आगे चल के प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा सेल आगे जाके क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। कौन, प्लाज्मा सेल। तो जो बी सेल होती है आगे चल के प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होगी जो कि एंटीबॉडी बनाएगी, एज वेल एज मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट होगी जो कि मेमोरी रखेगी कि कौन से एंटीजन ने अटैक किया था। वो दोबारा जब अटैक करेगा तो आपकी बॉडी के पास में उसका क्या होगा, पूरा बायोडाटा होगा कि कौन सा एंटीबॉडी यूज किया था, पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखती है ये। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर CD8 CD4 जो भी है इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, सेल मीडिएटेड में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन बॉक्स से रिप्रेजेंट है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और जो आपकी ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंट है वो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी है। देन यहाँ पर आपका बी और टी सेल में क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है वो लिखा हुआ है। तो जो आपके सेल्स होते बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन जो इनकी सिंथेसिस होगी, फाइनल जो मैच्योरेशन होगा, साइट ऑफ मैच्योरेशन, तो बनेंगे कहाँ पर, सिंथेसिस बी सेल में होगा। और जो मैच्योरेशन होगा बी सेल का तो बोन मैरो में ही होता है। मैच्योरेशन के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है कि बोन मैरो में जो मैच्योर हो रहा है उसको आपने कह दिया बी सेल, और जो थाइमस में मैच्योर हो रहा है उसको आपने नाम दे दिया क्या, थाइमस का टी, यानी उसको दे दिया आपने टी सेल या टी लिम्फोसाइट, उसको नाम दे दिया आपने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टी सेल का जो रिसेप्टर होगा वो टी सेल रिसेप्टर होगा। इसके अलावा बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा वो आपका बी सेल रिसेप्टर होगा। इसके बाद में यहाँ पर मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट रिकॉग्निशन के लिए एंटीजन की होगी कि नहीं होगी वो लिखा हुआ है। देन यहाँ पर मार्कर कौन से होंगे, तो जो टी सेल होता है टी सेल के पास में सारे टी सेल रिसेप्टर CD3 यहाँ मार्कर, यहाँ पर अगर जो मेन आपको याद रखना है ना वो आपको CD4 याद रखना है और CD8। जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो जो टी हेल्पर सेल कौन सा मार्कर यहाँ दिया गया है, CD4 दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे टी साइटोटॉक्सिक में कौन सा दिया गया है, टी साइटोटॉक्सिक में यहाँ दिया गया है CD8 दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको यहाँ पर। सो यहाँ पर ये
टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक, ये दो आप याद रखिएगा, CD8 CD4 इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बी सेल पे कौन कौन से रिसेप्टर, ये भी नाम याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, CD19 20 21 एंड CD79। इसके बाद में मेन लोकेशन इन लिम्फ नोड क्या होती है, वो एरिया यहाँ पर है। टी सेल और बी सेल के मेमोरी सेल बनाएंगे, वो लिखा हुआ है, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि एक्वायर्ड में लिखा हुआ है कि मेमोरी सेल बनेंगे। और मेमोरी सेल एक्वायर्ड या एडाप्टिव में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बी और टी के बारे में, बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में। फंक्शन लिखा होगा कि टी सेल क्या करती है, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स जो होती है उनसे प्रोटेक्शन देगी, और जो आपकी बी सेल होगी क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि बाहर से इन्वायरमेंट से जो आपके ऊपर अटैक करेंगे उनसे आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इंट्रासेलुलर आप ऐसे भी बात कर सकते हो कि कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इनसे प्रोटेक्शन देगी ये टी सेल के बारे में। देन यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर इनके लिखे हुए कि बी सेल फाइनली डिफरेंशिएट हो गए, आपकी एंटीबॉडी बनाएगी। बी सेल क्या करती है ना, जो आपकी बी सेल होगी फाइनली क्या करेगी, डिफरेंशिएट होती है। जैसे एंटीजन का अटैक हुआ तो बी सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएट होगी किसमें, प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में। जो आपकी प्लाज्मा सेल होगी वो क्या करती है, यही आपके आगे चल के एंटीबॉडी बनाएगी किसके अगेंस्ट, बाहर से किसी एंटीजन ने, मान लो कोई वायरस है उसने अटैक किया है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनाएगी किसी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब के अटैक के रिस्पॉन्स में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनेट और एडेप्टिव के बारे में ही थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इनेट में क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो गए, म्यूकस प्रेजेंट होगा, स्टमक पीएच प्रेजेंट होगी। एंड इनेट में यहीं पर आप किस किस के बारे में पढ़ते हो वो लिखा हुआ, न्यूट्रोफिल जो होता है वो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाज होगा यहाँ पर। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की हमने, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी मैंने बताया भी था ऑप्शनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा 3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बात की हम लोगों ने यहाँ पर। देन यहाँ पर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, यानी कि जो भी आपका माइक्रोब होता है उसके ऊपर उसकी जो कह सकते हो आपकी जो सेल है किससे मिलके बनी हुई है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जा सकता है। फ्लैजिला को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होंगे जो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और वो पता लगा लेंगे कि जो एंटीजन उसने अटैक कर दिया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर एडेप्टिव में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एडेप्टिव एक्वायर्ड में हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। एंड नेचुरल किलर सेल वेरिएंट ऑफ टी सेल। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आपका कोई भी ये TLR के बारे में बात की गई है। TLR टोल लाइक रिसेप्टर्स को कहा जाता है, जो क्या करेगा, जो कि आपका PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है, यानी कि जो भी आपका माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद में इसके लिए रिस्पॉन्स यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। देन यहाँ पर टोल लाइक रिसेप्टर के बारे में लिखा हुआ है। ये 2-3 आप याद रख लीजिएगा क्योंकि टोल लाइक रिसेप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोल लाइक रिसेप्टर में TLR2 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एंडोटॉक्सिन इनके बारे में, और TLR44 एंडोटॉक्सिन, ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन। मेन सिंपल सी बात ये है, क्या होते हैं माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा TLR कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर तो TLR2 TLR4 के बारे में आप लिस्ट भी निकाल सकते हो गूगल करके, टाइप ऑफ TLR और किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिम्फोइड सेल्स के बारे में यहाँ पर है। लिम्फोइड सेल्स यानी लिम्फोइड सेल्स में यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेम सेल है, फिर मैच्योर सेल, फिर लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। लिम्फोइड प्रोजेनेटर में बी और टी सेल के बारे में आप बात करते हो। जो आपके टी सेल्स होते हैं, टी सेल में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देन यहाँ पर बी सेल के बारे में लिखा गया है। बी सेल किस तरीके से जब एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। CD मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, CD मार्कर 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट होंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देन यहाँ पर स्टडी ऑफ CD मार्कर्स, इम्यूनोफिनोटाइपिंग के बारे में है। देन यहाँ पर ये लिखा हुआ ग्लियल ट्यूमर प्रेजेंट CD मार्कर। यहाँ पर CD मार्कर के बारे में ये पूरी यहाँ पर CD मार्कर की स्टडी है कि NK सेल, CD मार्कर, CD16, CD56। इसके अलावा EBV इसमें CD21, CD2 ये प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देन टी सेल के पास में कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे जो टी सेल है यहाँ पर आपका CD1 to 8 यहाँ पर क्लस्टर प्रेजेंट होगा, CD28 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम करेगा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 यहाँ पर काम करेगा। CD4 यहाँ पर टी हेल्पर के लिए प्रेजेंट होगा, CD8 टी साइटोटॉक्सिक के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पर
ये देख सकते हो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर CD8 एंड CD8 इज फॉर टी साइटोटॉक्सिक एंड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर काम करेगा, फॉर CD4। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर CD8 एंड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर CD4। ठीक है, कहाँ, क्योंकि पूछा जाता है कि मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 कहाँ पर ये है, ये फॉर टी साइटोटॉक्सिक एंड दिस इज फॉर टी हेल्पर, उस टाइम पर ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है, और जो टी सेल्स होते हैं वो सोल्यूबल एंटीजन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टी सेल्स होते हैं वो जो भी आपके इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स होंगे उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी, और जो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इंटरफेरॉन्स इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं ये एक्टिवेट होंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर बी सेल क्या करेगी उसके बारे में लिखा हुआ है कि बी सेल प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद में फिर यहाँ पर मेमोरी जो सेल्स होते हैं उसका भी यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा बाय बी सेल। देन यहाँ पर टाइप ऑफ टी सेल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइप ऑफ टी सेल में आप टी हेल्पर सेल के बारे में बात करते हो, टी साइटोटॉक्सिक के बारे में बात करते हो, सप्रेसर रेगुलेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपका हेल्पर टी सेल होता है इसका मार्कर यहाँ लिखा हुआ है CD4, CD8 जो होता है ये आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल का होता है। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल्स होती है जो आपकी फर्दर डिफ्रेंशिएट हो रही है मेमोरी सेल में और फैक्टर सेल में, और जो आपकी CD8 है यानी टी साइटोटॉक्सिक है यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर वायरल इन्फेक्टेड सेल, ग्राफ्ट सेल एंड ट्यूमर सेल CD8। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आपका इंट्रासेलुलर माइक्रोब जो अटैक करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एक्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत कम पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और बहुत शॉर्ट में बताया गया है। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बोल रही हूँ चीज़ें, बट जो आपने याद रखनी है ना, एक ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। एक चीज़ तो जो मेन आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है कि इनेट और एक्वायर्ड क्या होता है। एक्वायर्ड में आप लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ते हो, बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद में बी लिम्फोसाइट फर्दर डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी बनाएगा। बी सेल एक्स्ट्रा सेलर माइक्रोब्स के रिस्पॉन्स में काम करेगा। टी हेल्पर में टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक के बारे में बात करते हो, ये CD8 होगा। यहाँ पर CD4 के बारे में बात होगा। कौन सा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ एक्टिवेट हो रहा है उसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, और सबके जो CD मार्कर्स बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। अभी तक इतनी ही बात की हम लोगों ने। यहाँ पर मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर जब फैगोसाइट आपका जो है जब अटैक करता है, जब एंटीजन जब अटैक करेगा तो किस तरीके से रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पैथोजन जब अटैक करेगा तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी उसके बारे में बताया गया। तो ये आपका जैसे पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन यानी एंटीजन कह सकते हो आप इसको, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहने के लिए। तो जब इसको इन्गल्फ किया जाएगा बाय फैगोसाइट, तो यहाँ पर फैगोसाइट ने जैसे इसको इन्गल्फ किया तो पैथोजन को क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। The pathogen is digested when a lysosome fused with the phagocytic vacuole. Antigen from the pathogen are presented on the surface of the phagocyte, which is now called antigen presenting cell. Antigen presenting जैसे नाम ही पता कर रहा है आपको कि वो सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप ट्रे लेके जाते हो ना, जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनको प्रेजेंट करते हो कोई चीज़, जैसे खाने के लिए कुछ भी चीज़ आप दे रहे हो उनको, जैसे चाय दे रहे हो, कॉफ़ी दे रहे हो, ठीक है, तो आप ट्रे पे रख के लेके जाते हो। वैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैंने पहले ही बताया आपको कौन कौन से मैक्रोफाज हो गया, ये यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर ये फर्स्ट जो आपकी स्लाइड थी उसी में मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये नाम याद रखिएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपकी होती है मैक्रोफाज होती है, डेंड्रेटिक सेल होती है, नेचुरल किलर सेल होगी, ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे पैथोजन अटैक करेगा तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई भी हो सकती है, मैक्रोफाज हो सकती है, डेंड्रेटिक सेल हो सकती है, ये क्या करेगी, फैगोसाइट ने इनगल्फ किया तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगी, इस एंटीजन को प्रेजेंट करेगी। लो एंटीजन आ गया, इसको प्रेजेंट करेगी, ठीक है। किसको प्रेजेंट करेगी, फॉर एग्जाम्पल टी हेल्पर सेल को कर रही है प्रेजेंट, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करेगी कि मैं तुम्हारे लिए एंटीजन लेके आ गई हूँ, अब इस एंटीजन के टुकड़े टुकड़े करके इसको क्या करो,
ब्रेक कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी हेल्पर सेल विद कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर। टी हेल्पर सेल ये सेल है आपकी, इस सेल के ऊपर क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, टी हेल्पर सेल के पास में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर और ये एंटीजन ये क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंडिंग होगी इनकी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर टी हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करके आगे आप देख सकते हो सेल डिवीजन यहाँ पर हुआ है, मेमोरी टी सेल्स बने हैं। मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे, मेमोरी टी सेल जो आपकी यहाँ पर बनी है वो क्या करेंगी, जब सेकेंड टाइम पे इन्फेक्शन होगा तो ये जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी, जो रिक्वायर्ड सेल्स उनमें डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मेमोरी रखेंगे जब सेकेंड टाइम ऑफ इन्फेक्शन होगा उस टाइम के लिए। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी साइटोक्सिक सेल जो होते हैं उनका भी स्टिमुलेशन हो सकता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस स्लाइड पे आ जाइए अब, कि पैथोजन ने अटैक किया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को प्रेजेंट किया है। एंटीजन को प्रेजेंट करने के बाद में फिर यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोकाइंस, स्टिमुलेशन ऑफ फैगोसाइट्स, इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती हैं, टी साइटोटॉक्सिक, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स माइक्रो, जैसे देखिए ये आपका मान लो आप हो, ठीक है, बहुत समराइज फॉर्म में बता रही हूँ। एंटीजन ने अटैक किया, एंटीजन ने आपके अटैक किया तो फैगोसाइट ने मान लो इनगल्फ किया, कोई भी ये सेल है, मान लो मैक्रोफाज है, डेंड्रिटिक सेल है, इनको आप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हो। इसने इस एंटीजन के टुकड़े टुकड़े किए लेट सपोज, और इसको प्रेजेंट कर दिया किसको, टी सेल को, ठीक है, इसको प्रेजेंट किया। जो आपकी टी सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे टी सेल के ऊपर, तो रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद में रिस्पॉन्स क्या क्या करेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या क्या करेगी, मेमोरी टी सेल बनाएंगी ताकि जब सेकंड टाइम स्टिमुलेशन हो, सेकंड टाइम इन्फेक्शन हो तो रिस्पॉन्स क्रिएट हो। इसके बाद में टी साइटोक्सिक सेल जो होते हैं उसका स्टिमुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या रिस्पॉन्स करेगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लोनल सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, बी सेल जो है, बी सेल आगे चल के बी सेल एक्टिवेट होकर डिवाइड करके मेमोरी सेल या फिर क्या कर सकती है, मेमोरी सेल या फिर प्लाज्मा सेल में डिवाइड होंगे। देखिए आप यहाँ पर देखो टी सेल में यहाँ पर क्या हुआ है, स्टिमुलेशन ऑफ टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल नाउ किल एबनॉर्मल सेल ऑफ दोज विच आर इन्फेक्टेड बाय फॉरेन एंटीजन, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे कि जिन भी सेल्स को इफेक्ट किया है आपके एंटीजन ने, उन सेल्स को क्या करेगी, जो भी आपकी डैमेज्ड सेल उनको क्या करेगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टी साइटोक्सिक सेल ने क्या किया, जो भी डैमेज सेल थे उनको डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है आगे चल के, क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। स्टिमुलेशन किया किसका किया जा सकता है, स्टिमुलेशन आपका बी सेल का भी स्टिमुलेशन यहाँ पर किया जा सकता है। बी सेल का स्टिमुलेशन होने के बाद क्या होगा, बी सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर मेमोरी सेल बनाएंगे, और बी सेल जो होंगे अपना और डिवाइड करके बी प्लाज्मा सेल बनाएंगे, यानी एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका एंटीजन होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, हर एक पाथवेज एक्टिवेट करवा दिया जाता है जब आपके बॉडी में पैथोजन आता है। आपकी बॉडी में कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेंगी, उनको जो भी आपके लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल को प्रेजेंट करेंगे। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल जो है वो आपके क्या करेंगी, फर्दर रिस्पॉन्स करेंगी। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए वो आपकी टी साइटोक्सिक सेल को स्टिमुलेट कर सकती हैं, या तो फिर बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती हैं, और उस एंटीजन को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पीस में ब्रेक किया जाएगा और बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा, उसके रिस्पॉन्स को फिनिश किया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ पर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं कि याद रखिएगा, लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम एंड, ये देखो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ लार्ज लोकस ऑन वर्टेब्रेट डीएनए कंटेनिंग अ सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड पॉलीमॉर्फिक जीन दैट कोड फॉर द सरफेस प्रोटीन एसेंशियल फॉर द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये तो हमें पता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में ही काम करेगा, क्योंकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यानी टी हेल्पर और टी साइटोक्सिक सेल जो होते हैं, तो उसी में हमने बात की किसमें, जैसे CD8 के लिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, और टी हेल्पर के लिए सेकंड वाला काम करेगा। ये करते क्या है ना, जो सेल्स होंगे सेल को छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जो आपका एंटीजन आएगा ना, एंटीजन को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करके क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। हेल्प इन रिकॉग्निशन इन इंट्रासेलुलर रिकॉग्निशन ऑन एंड इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो किस में हेल्प करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में। अगर नॉन सेल्फ हुआ तो उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमन एंड क्रोमोसोम 17 इन माइस। HLA क्या होता है, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। इसके अलावा H2 हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। फिनोमेना ऑफ हैविंग मल्टीपल स्टेबल फॉर्म ऑफ वन जीन इन द पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसके बारे में बताया गया। यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये आपका कहाँ काम करेगा, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में काम करेगा। इसके अलावा ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। देन यहाँ पर आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया, 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में।
देन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ बताया गया कोई भी इन्फेक्शन जो है जब आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन जो है वो अटैक करता है, तो एंटीजन अटैक करने के बाद में जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, पैथोजन जो हो अटैक करेगा तो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो अगर CD8 है तो CD8 के लिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करेगा और CD8 को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट करेगा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 किसके लिए है? CD4 यानी टी हेल्पर सेल के लिए, ये टी साइटोटॉक्सिक के लिए। ये याद रखिएगा, टी हेल्पर मार्कर CD4+ एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कौन सा है इसके लिए? सेकंड। ठीक है, ये क्या करेगा? ये एंटीजन को टुकड़े टुकड़े करके इसको प्रेजेंट करेगा। लो तुम्हारे लिए एंटीजन लेके आ गया, इसको बॉडी से एलिमिनेट करो। ठीक है, तो CD8 आपके टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। इसके बाद में जो आपका CD4 है टी हेल्पर सेल होंगे। टी हेल्पर सेल मैंने कहा कि आगे चल के स्टिमुलेट कर सकते हैं आपके किसको? टी हेल्पर सेल मैंने अभी कहा था स्टिमुलेट कर सकते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को, या फिर बी सेल को स्टिमुलेट कर सकते हैं आगे चल के। और बी सेल आपकी क्या करेगी? प्लाज्मा सेल या फिर आपकी प्राइमरी सेल जो है इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। प्लाज्मा सेल आपकी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाने के बाद में जो आपका एंटीजन है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टी और बी सेल का किस तरीके से कोलैब होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो और भी यहाँ पर दूसरे मार्कर्स के बारे में बताया गया कि बी सेल के ऊपर CD40 मार्कर होगा, स्टिमुलेटरी मार्कर। तो टी हेल्पर 2 के पास में कौन सा स्टिमुलेटरी मार्कर होगा इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं यहाँ पर। अगर आपको और डिटेल में इम्यूनोलॉजी के बारे में अगर पढ़ना है तो इसका वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल आप देख सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है आपको कि इनेट और एक्वायर्ड क्या होता है, मेमोरी किस में होगी और एक्वायर्ड में कौन से सेल्स काम करेंगे, और टी सेल जो होता है वो कहाँ पर मैच्योर होता है, बी सेल कहाँ मैच्योर होता है। इसके अलावा सबके CD मार्कर्स आपको याद रखने हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स किसके लिए काम कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में आपको याद रखना है। बी सेल एक्स्ट्रा सेलर के लिए काम करता है, टी इंट्रासेलर ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन से आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, कौन सा ह्यूमरल मीडिएटेड होता है, इसके लिए आपको याद रखना है। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर जो है इसको सर्च कर लीजिएगा आप गूगल पे। टोल लाइक रिसेप्टर की लिस्ट निकल के आएगी, 6 से 7 आपको पॉइंट्स मिलेंगे वहां पर, उनको देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से पूरा फिनोमेना काम करता है वो हम लोगों ने एक ही स्लाइड पे समझा यहाँ पे। एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये आपने याद रखने हैं, जिसमें कि 3 जो पॉइंट्स हैं ये 3 पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल माइंड में याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में। सेल सिग्नलिंग में किस तरीके से जो सेल होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आपस में बात करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बात करने का पहला तरीका तो ये है कि एक सेल सिग्नल दे रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। ठीक है, जिसमें एक लाइगेंड होता है, एक रिसेप्टर होता है। तो सेल सरफेस रिसेप्टर अगर आप बात करोगे तो आयन चैनल लिंक्ड हो सकता है, GPCR हो सकता है, एंजाइम लिंक्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर GPCR के बारे में। फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो GPCR है, जो मेन अपना टॉपिक है। देन हम बात करेंगे एंजाइम लिंक के बारे में। तो पहले GPCR के बारे में बात करते हैं। GPCR का फुल फॉर्म होता है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ में G प्रोटीन जो है वो कपल्ड है, यानी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है G प्रोटीन कपल्ड, यानी एक रिसेप्टर है ये। ठीक है, ये रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर के साथ में G प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं GPCR। G प्रोटीन जुड़ा हुआ जिस रिसेप्टर के साथ में है उसी को हम लोग GPCR बोलते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जो G प्रोटीन होता है दिखता कैसा है? ये G प्रोटीन ऐसा नहीं दिखता, ये G प्रोटीन कुछ इस तरीके से दिखता है। अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट इसके पास प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरो ट्राइमेरिक। क्या बोलते हैं? हेटेरो ट्राइमेरिक बोलते हैं। जिसमें से जो अल्फा वाली जो ये सब यूनिट होती है ये मेन हीरो होती है। अल्फा वाली क्या होती है? ये मेन हीरो होती है। इस अल्फा के साथ जब आपका GTP बाइंड हो जाएगा तो आपका पूरा सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाएगा, और जब इस अल्फा के साथ GDP बाइंड हो जाएगा तो पूरा सिग्नलिंग आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 एंजाइम्स के बारे में याद रखना है कि अगर आपको GTP से GDP बनाना है तो GDP बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? GTPase। और अगर GDP से GTP बनाना है तो गैप प्रोटीन यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद, सॉरी GEF काम करेगा। ठीक है,
ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर काम करेगा। तो यहाँ पर ये दो चीज आपको याद रखनी है कि जीटीपी से जीडीपी बन रहा है, जीडीपी यानी इनएक्टिव फॉर्म अगर बन रही है एक्टिव फॉर्म से तो जीटीपीएस काम कर रहा है, लेकिन अगर जीडीपी से जीटीपी बन रहा है तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीईएफ काम कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जी प्रोटीन आपका हेटेरोट्राइमेरिक होता है, अल्फा बीटा गामा ये आपके प्रेजेंट होंगे, जिसमें से कि अल्फा के पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है, यानी जीटीपी से जीडीपी बन सकता है। गैप जो होता है ये आपका एक्टिवेट करता है किसको, जीटीपीएस को। नाम से पता चल रहा है, जी का मतलब होता है जीटीपीएस, एपी का मतलब होता है एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो जो जीटीपीएस को एक्टिवेट करते हैं वो आपका गैप प्रोटीन होता है। गैप प्रोटीन क्या करता है, जीटीपीएस को एक्टिवेट करता है। जीटीपीएस क्या करेगा, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेन फंडा है कि जी प्रोटीन के साथ जब जीटीपी बाउंड है तो एक्टिव है, जीडीपी है तो इनएक्टिव है। और जीडीपी जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, इससे अगर आपको एक्टिव फॉर्म में बनाना है तो जीईएफ काम करता है। जीपीसीआर में हम लोग कई सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे, IP3, CMP, NO, पर्टुसिस, विजन एंड कोलेरा टॉक्सिन। तो वन बाय वन देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं IP3 सिग्नलिंग के बारे में। तो IP3 सिग्नलिंग, IP3 डैग में क्या होता है, इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट के बारे में यहाँ बात करते हैं। डैग जो होता है वो आपका डैग क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होगा, ये मेम्ब्रेन से ही अटैच रहता है। और IP3 आपका साइटोसोल में आके क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करवाता है। अब अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा तो 3 तरीके का आपका होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम के लिए होता है। तो IP3 एक्टिवेट होकर क्या करता है, IP3 एक्टिवेट होकर सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम को रिलीज करवाता है। ठीक है, और ये कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से जब कोई लाइगेंड आता है तो जी प्रोटीन जो होता है एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में जी प्रोटीन क्या करता है, जो पीएलसी बीटा एंजाइम है, पीएलसी बीटा एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पीएलसी बीटा एंजाइम एक्टिवेट होकर बोलते हैं कि मेरा क्या काम है, क्यों एक्टिवेट किया। तो पीएलसी बीटा एंजाइम को हम बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, जो PIP2 है इसको तोड़ो। किस में तोड़ो, पीएलसी बीटा बोलती है ठीक है, बैठ गई मैं PIP2 के पास में। तो PIP2 को हमने किया, बोला कि ब्रेक करो इसको IP3 में और डैग में। डैग ने बोला मैं तो हाइड्रोफोबिक हूँ, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहूंगा। IP3 ने बोला ठीक है मैं कैल्शियम को रिलीज करवा दूंगा। तो यहाँ पर IP3 ने क्या किया, कैल्शियम को रिलीज करवाया। कैल्शियम रिलीज होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हुई। प्रोटीन काइनेज एंजाइम और डैग ने मिलकर जो भी आपका काम था, जो भी आपका टारगेट प्रोटीन था उसको एक्टिवेट किया। ठीक है, तो पीएलसी बीटा का क्या काम होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। पीएलसी बीटा इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ PIP2 इनटू IP3 एंड डैग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में पूछा जाता है। तो IP3 इज योर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो जी प्रोटीन काम करता है आपका GQ अल्फा काम करता है, ये याद रखिएगा। और ये फैक्टर कौन होता है, PLC बीटा। एंजाइम कौन सी काम करती है, PLC बीटा। और G अल्फा कौन सा होता है, GQ अल्फा। देन बात करते हैं CAMP पाथवे के बारे में। CAMP पाथवे में जो आपका काम करेगा वो आपका एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम काम करती है। और जो आपका जी प्रोटीन होता है वो आपका GS अल्फा यानी जी स्टिमुलेटरी अल्फा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका लाइगेंड बाइंड करेगा। लाइगेंड बाइंड करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो आपका GEF होगा वो आपका इनएक्टिव जो आपका जी प्रोटीन होगा उसको एक्टिव बना देगा। इसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद में एडेनालाइट साइक्लेज एक्टिवेट होगी। एडेनालाइट साइक्लेज क्या काम करती है, वो ATP को CMP में कन्वर्ट करती है। तो दो एंजाइम्स के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, इनका एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है कि जो ATP होता है, ATP को CAMP में कन्वर्ट कौन कर दे रहा है, CMP में कन्वर्ट कर दे रहा है आपका एडेनाइलेट साइक्लेज। और CAMP को AMP में कन्वर्ट कौन कर देता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये आपके एंटागोनिस्टिक फंक्शन रखते हैं। तो CAMP जो होती है किससे जाके बाइंड करती है, CAMP आपकी प्रोटीन काइनेज A से जाके बाइंड करेगी। प्रोटीन काइनेज A का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं, 2 कैटालिटिकल सब यूनिट होते हैं। एक रेगुलेटरी सब यूनिट बोलते हैं कि मुझे 2 CAMP मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, दूसरी भी बोलते हैं मुझे भी 2। तो 2 CAMP मॉलिक्यूल बाइंड टू ईच रेगुलेटरी सब यूनिट। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होता है, देन यहाँ पर ये प्रोटीन काइनेज A एंजाइम एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा, एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर जो आपकी कैटालिटिकल सब यूनिट होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर जो क्रैप प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाएगा। क्रैप प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करेगी, क्रैप प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। और क्रैप प्रोटीन जो है क्रैप बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होगी, जो भी है आपका प्रोटीन टारगेटेड है उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा देगी और प्रोटीन बनवा देगी। देन बात करते हैं कोलेरा टॉक्सिन के बारे में। कोलेरा टॉक्सिन में हम लोग विब्रियो कोलेरा के बारे में बात करते हैं, जो कि वो टॉक्सिन रिलीज करेगा। जैसे ही वो टॉक्सिन, फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसने अटैक किया आपके ऊपर, अटैक किया उसने
और उसका टारगेटेड ऑर्गन कौन सा होता है आपका, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, एंटेरोसाइट जिसको आप बोलते हो, तो इंटेस्टाइन होता है आपका। तो इंटेस्टाइन जो होगा आपका वो उसका टारगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विब्रो कोलेरा होता है इसके लिए यहाँ पर जो कोलेरा टॉक्सिन वो रिलीज करेगा, तो इसके लिए जो रिसेप्टर होता है GM1 रिसेप्टर होता है जिसको आप गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर बोलते हो। तो जैसे वो आपके एंटेरोसाइट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कोलेरा टॉक्सिन होता है वो अंदर की तरफ जाएगा। कोलेरा टॉक्सिन का स्ट्रक्चर होता है AB5 के फॉर्म में, ठीक है। ए की भी 2 सब यूनिट होती है, A1 एंड A2, जिसमें से A1 जो होता है वो आपका आगे चल के काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होगा। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्यों, आपने पढ़ा होगा ER से अगर गोल्जी आपकी कोई भी चीज जा रही है तो ये आपका एंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है, सीधी सीधी चीजें जा रही हैं, ठीक है, एंट्रोग्रेड। लेकिन अगर बैकवर्ड फॉर्म में आ रही है, गोल्जी टू ER आ रही है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका एंडोसाइटोसिस होगी, अंदर की तरफ लिया जाएगा वेसिकल फॉर्म में आपके कोलेरा टॉक्सिन को। AB5 होता है कोलेरा टॉक्सिन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसको गोल्जी से ER में भेजा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब जो आपकी ER में जाते हैं ना, वो A1 सब यूनिट जाते हैं केवल, और A1 सब यूनिट क्या करेगी, ADP राइबोसिलेशन करेगी आर्जिनिन के ऊपर, और जो GS अल्फा है, जो G प्रोटीन अल्फा है आपका, जिसमें G प्रोटीन भी कौन सा, GS अल्फा, इसको GTP फॉर्म में ही लॉक कर देगी कि तू हमेशा तो GTP फॉर्म में रहे। GTP फॉर्म में यानी कि एक्टिव फॉर्म में रहे, और हमेशा अगर एक्टिव फॉर्म में है तो क्या करेगा, सेम पाथवे चलाएगा। एडेनाइड साइक्लेज बनेगी, CMP बनेगी, CMP प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगी, और प्रोटीन काइनेज का टारगेट कौन होता है यहाँ पर, CFTR चैनल होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस चैनल यहाँ पर होगा। और CFTR चैनल अगर आपका ओपन है तो यहाँ पर से क्या जाएगा, यहाँ पर से आपका क्लोराइड बाहर की तरफ जाएगा, और साथ के साथ में और भी आयंस बाहर की तरफ जाएंगे, और आपको कंडीशन होती है डायरिया। कौन सी कंडीशन होती है, डायरिया, जिसको आप लूज मोशन बोलते हो। तो डायरिया कंडीशन होती है, और उस कंडीशन में क्योंकि आपके क्या जा रहे हैं, आयंस बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो जनरली आपको बोला जाता है, क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है, तो आपको ये बोला जाता है कि आपको आयंस लेने चाहिए, ठीक है, क्या लेने चाहिए, आयंस। तो आपको तभी बोला जाता है कि नींबू पानी पियो, है ना, मतलब जिसमें आप शुगर ऐड करते हो और इसके अलावा आप इसमें सोल्ट ऐड करते हो। तो जनरली जिसको डायरिया कंडीशन होती है तो बोला जाता है कि शुगर और सोल्ट का वाटर पियो। पानी में आप क्या करते हो, चीनी डालते हो और नमक डालते हो, उसको पी जाते हो। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी से क्या रिलीज हो रहे हैं, आयंस रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं, आयंस, ठीक है। और जैसे NaCl यहाँ पर लेते हो आप, और शुगर लेते हो, क्योंकि शुगर के साथ ही वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, को ट्रांसपोर्ट इनका होगा, तो इसलिए आप शुगर और NaCl का घोल पीते हो जब भी डायरिया कंडीशन होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के बारे में। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में क्या होता है कि जब तक आपको पर्ट्यूसिस बोर्डिटुला पर्ट्यूसिस जो है इसका अटैक नहीं हुआ है, तब तक तो ये जो आपकी सिग्नलिंग है वो आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अटैक हो गया तो ये सिग्नलिंग चलती है। इसमें क्या होता है, ये टॉक्सिन जब अटैक करते हैं आपके बॉडी में तो आपको कफ होता है, वूफिंग कफ, ठीक है। तो कफ कंडीशन होती है, खांसी होती है बहुत तेज वाली। तो यहाँ पर जब तक अटैक नहीं हुआ है तब तक क्या होता है, तब तक तो आपका जो G अल्फा होता है ना, ये इनहिबिटरी फॉर्म में रहता है, ठीक है, इनहिबिटरी फॉर्म में रहेगा। एडेनाइड साइक्लेज होगी वो एक्टिवेट नहीं रहेगी। लेकिन जब इसका अटैक हो जाता है तो G इनहिबिटरी अल्फा की GDP फॉर्म को हम बोलते हैं कि तू लोक रहे, ठीक है। और यहाँ पर एडेनाइड साइक्लेज हमेशा एक्टिव रहेगी जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का अटैक होगा। एडेनाइड साइक्लेज अगर हमेशा एक्टिव है तो CMP बनेगी, CMP के रिस्पॉन्स में आपको वुफिंग कफ कंडीशन देखने को मिलेगी। देन बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग किस लिए होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग ब्लड वेसल की डायलेशन के लिए होती है। डायलेशन का मतलब होता है कि जब ब्लड का फ्लो बहुत हाई आ रहा होता है। अगर आपने पढ़ा होगा अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन्स में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे ब्लड का फ्लो एकदम से आता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो डायलेट होंगी। डायलेट का मतलब होता है क्योंकि बहुत हैवी फ्लो आ रहा है तो डायलेट हो जाएंगी आपकी ब्लड वेसल, रिलैक्स हो जाएंगी। तो ब्लड वेसल के डायलेशन के लिए क्या होता है, ब्लड वेसल के डायलेशन के लिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो रिसेप्टर वो एसिटाइल कोहेलाइन है। एसिटाइल कोहेलाइन जो है ये आपका बाइंड करेगा। देन यहाँ पर क्या होगा, वही सेम IP3 वाला ही पाथवे चलेगा कि आपका जो PLC बीटा एंजाइम PIP2 को IP3 डैग में कन्वर्ट करके IP3 जो होता है वो कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को बाइंड करवाने के लिए कालमोड्यूलिन प्रोटीन काम करता है। कालमोड्यूलिन ये क्या करेगा, 4 कैल्शियम को उठाएगा अपने ऊपर। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था 4 मार्क्स में कि कितने कैल्शियम को लेता है। तो 4 कैल्शियम को ये लेगा अपने ऊपर और 4 कैल्शियम को लेकर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को एक्टिवेट करवाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस क्या करती है, एक एंजाइम होती है, इसका सबस्ट्रेट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट में, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये आपका कहाँ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका
स्मूथ वेसल में जाएगा और वहां पर जाके क्या करेगा, वहां पर जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर जो ग्वानिल साइक्लेज होगा उसको बोलेगा एक्टिवेट हो जा और वो जीटीपी को जीसीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर बोला गया है कि सीजीएमपी से, साइक्लिक जीएमपी से अगर जीएमपी बनाना है आपको तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज ई काम करेगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपको एटीपी से सीएएमपी बनाना है, साइक्लिक एएमपी बनाना है, तो आप एडिनाइलेट साइक्लेज का यूज करोगे। और साइक्लिक एएमपी से केवल आपको नॉर्मल एएमपी बनाना है तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का यूज होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बोली गई है। प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम एक्टिवेट होकर मसल रिलैक्सेशन या ब्लड वेसल डायलेशन यहाँ पर करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विजन सिस्टम के बारे में कि जब डे टाइम होता है तो डे टाइम पे लाइट आती है, लाइट आएगी तो आपका लाइगेंड आपका लाइट ही होता है। यहाँ पर हम लोग जो आपका जीपीसीआर होता है ना, जीपीसीआर ना बोल के यहाँ पर रोडोप्सिन बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? रोडोप्सिन। और जो आपका जी प्रोटीन होता है ना, जी प्रोटीन ना बोल के हम लोग यहाँ पर ट्रांसड्यूसिन बोल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका लाइगेंड लाइट आया और जीपीसीआर जो आपका रिसेप्टर है रोडोप्सिन उससे टकराया, तो रोडोप्सिन क्या करेगा, 11 सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांस रेटिनल जैसे ही कन्वर्ट होगा तो जी प्रोटीन जिसको हम यहाँ पर ट्रांसड्यूसिन बोल रहे हो वो ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होता है। ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होकर यहाँ किसको एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिवेट होती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज ई यूज होती है। और फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो साइक्लिक फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो ये सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है ना, यहाँ पर सोडियम चैनल होता है प्रेजेंट। ठीक है, आउटर साइड में, तो यहाँ पर सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। ये तब ओपन होता है, कब ओपन होगा, जब आपका सीजीएमपी आएगा। लेकिन अभी तो जीएमपी बन रहा है आपका, क्योंकि फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया, तो ये चैनल आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, यहाँ पर बंद रहेगा, काम नहीं करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस केस में क्या नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे। लेकिन जब नाइट कंडीशन, तो लाइट नहीं आ रही तो आपका 11 से ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसड्यूसिन काम नहीं करेगा। ट्रांसड्यूसिन काम नहीं करेगा तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट नहीं होगी। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट नहीं होगी तो सीजीएमपी का लेवल बढ़ेगा। सीजीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो सोडियम चैनल जो कि सीजीएमपी डिपेंडेंट है वो ओपन होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो आपके रिलीज होंगे, डिपोलराइजेशन होगा और ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज होगा। देन यहाँ पर रेगुलेटरी फैक्टर्स के बारे में है कि जीटीपीएस जो होता है रेगुलेटरी फैक्टर होता है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन में आपका रिसेप्टर रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका होल्ड हो जाता है, यानी कि आपका जो रिसेप्टर होता है, जो जी प्रोटीन होता है ना, वहां पर आप बीटा एरेस्टिन को बाइंड कर देते हो। ठीक है, इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनलाइजेशन में इनगल्फ कर लिया जाता है रिसेप्टर को। तो यहाँ पर ये चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग दो तरीके का हो सकता है। ये एंजाइम लिंक्ड का मतलब है कि एंजाइम से जुड़ा हुआ। ठीक है, एक ऐसा रिसेप्टर जिससे कि एंजाइम जुड़ी हुई है, ये होता है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, एक सी टर्मिनल, जब सी टर्मिनल आपका खुद एंजाइम के जैसा काम कर रहा है, ये मान लो ये आपका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, खुद एंजाइम के जैसा काम कर रहा है, तो ये आपका एंजाइम सी टर्मिनल खुद एंजाइम के जैसा काम कर रहा है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा होता है कि सी टर्मिनल जो है इसके साथ एसोसिएशन में आपका कोई एंजाइम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर किस किस चीज के बारे में बात करेंगे, आरटीके एंड टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जिसमें जेक्सटेट के बारे में बात करेंगे, सेरिथ्रोनिन काइनेज टी जो बीटा सुपर फैमिली के बारे में बात करेंगे, हिस्टिडाइन काइनेज टू कंपोनेंट सिस्टम एंड क्वारम सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आरटीके सिग्नलिंग, जिसमें कि हम लोग रेसमैप काइनेज, IP3 टैग एंड PI3AKT एम्प्टोर इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेसमैप सिग्नलिंग में क्या होता है, रेसमैप सिग्नलिंग में लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड करता है। लाइगेंड रिसेप्टर जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर से, रिसेप्टर डाइमर फॉर्म में आता है। डाइमर फॉर्म में आने के बाद में जो आपका टायरोसिन होता है उस पर फॉस्फोराइलेशन होता है, और टोक्रोस फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो अडेप्टर प्रोटीन होता है GRB2 वो बाइंड करता है। GRB2 के साथ में SOS बाइंड करता है, जिसके पास में ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की एक्टिविटी होती है, जो कि आपका रास GDP को GTP में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा जो आपका GRB2 अडेप्टर प्रोटीन होता है वो SH2 डोमेन के साथ में आपका अटैच होता है, किसके साथ, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन से, जो आपका टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ में अडेप्टर प्रोटीन GRB2 SH2 डोमेन से बाइंड है, और आपका जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के जैसा काम करता है SOS, वो SH3 डोमेन के साथ बाइंड है, किसके साथ, GRB2 के साथ।
अब आपका रास जीटीपी बना, रास जीटीपी के बाद में रैफ एक्टिवेट होगा, रैफ के बाद में मैक एक्टिवेट होगा, मैक के बाद मैक काइनेज एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा आपका कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होंगे फोर्स जून वगैरह इनको एक्टिवेट करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं IP3 डैक पाथवे के बारे में। IP3 डैक पाथवे में क्या होता है, लाइगेंड जो होता है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में रिसेप्टर जो होगा आपका टायरोसिन, उस पर ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, देन आपका PLC, वहां बीटा एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ PLC गामा एक्टिवेट होता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे थे GPCR के बारे में तो वहां PLC बीटा एक्टिवेट हो रहा था और यहाँ पर कौन एक्टिवेट होगा, PLC गामा एक्टिवेट होगा, ये एक डिफरेंट फैक्टर है, ठीक है, PLC गामा, बाकी सेम चलेगा यहाँ पर। देन बात करते हैं PI3 AKT पाथवे में। PI3 AKT में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आपका रिसेप्टर डाइमर फॉर्म में आता है, एक्टिवेट होता है, तो PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया जाता है। PI3 काइनेज क्या काम करता है, PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर देता है। PIP3 जैसे एक्टिवेट होता है तो उसके पास में डॉकिंग साइट आ जाती है प्रोटीन काइनेज बी के लिए, तो प्रोटीन काइनेज बी साइटोसोल से उठ के जो आपका मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का PIP3 जो होगा उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है। प्रोटीन काइनेज बी के पास भी दो यहाँ पर फॉस्फेट जब ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 के लिए डॉकिंग साइट होगी, PDK1 के लिए, PDK2 के लिए। देन यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन काइनेज भी आपके एक्टिवेट होगी क्या क्या काम करेगी वो यहाँ लिखा हुआ है। PIP2 से PIP3 बनाने का काम PI3 के काइनेज करती है और PIP3 से वापस PIP2 बनाने का काम P10 प्रोटीन P10 फॉस्फेटेज करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन PI3 के एम्टोर पाथवे के बारे में बात करें, यहाँ पर टारगेट ऑफ रापामाइसिन के बारे में, तो लाइगेंड और रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं तो PI3 के काइनेज एक्टिवेट होती है, जिससे कि आप क्या करते हो, PDK1 PDK2 बाइंड करके प्रोटीन काइनेज भी एक्टिवेट होगी, AKT पाथवे एक्टिवेट होगा, AKT पाथवे में एम्टोर कॉम्प्लेक्स 1 एक्टिवेट होगा, एम्टोर कॉम्प्लेक्स 1 से यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E जो है इस पे फॉस्फेट बाइंड करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर देखी जाएगी फॉर सेल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देन बात करते हैं PI3 के इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में। PI3 इंसुलिन सिग्नलिंग में क्या होता है, आपका रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर में क्या होता है, alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 4 और यहाँ पर IRS जो होता है ये आपका अडेप्टर प्रोटीन बाइंड करेगा, PI3 काइनेज जो होगी वो काम करेगी, प्रोटीन काइनेज भी एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होकर AS160 को एक्टिवेट करेगी। फिर यहाँ पर क्या होता है, वेसिकल ट्रैफिकिंग LUT4 यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर जो याद रखना आपको, प्रोटीन काइनेज बी जो होता है ये क्या करता है, GSK3 को इनहिबिट करता है, ठीक है। देन बात करते हैं टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के बारे में, जिसमें जैक्स्टेट सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइगेंड होते हैं आपके साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइन जैसे बाइंड करेगा तो आपका जैक काइनेज जो जेनस काइनेज एंजाइम है ये काम करेगा। ये एंजाइम एक्टिवेट होकर क्या करेगा, स्टैट का जो एन टर्मिनल सी टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा और जो स्टैट होता है आपका होमो या हेटेरोडाइमर फॉर्म में न्यूक्लियस में जाके जो पर्टिकुलर आपका प्रोटीन उसकी सिंथेसिस करवा देगा। देन बात करते हैं सीरिन थ्रोनिन काइनेज TGF बीटा सुपर फैमिली के बारे में। TGF बीटा सुपर फैमिली में सबसे पहले आपका टाइप 2 रिसेप्टर जो होता है वो एक्टिवेट होगा, वो टाइप 1 को एक्टिवेट करेगा। टाइप 1 एक्टिवेट होने के बाद SMAD2 और 3 पे फॉस्फेट ऐड करेगा और इसको डाइमर फॉर्म में क्या करेगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा। देन यहाँ पर SMAD4 एक्टिवेट होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, और SMAD2-3 के 2 फॉर्म और SMAD4 जो होगा इंपोर्टिंग बीटा प्रोटीन से बाइंड करके इसको कहाँ लेके जाएगा, न्यूक्लियस में लेके जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस में जाने के बाद में यहाँ पर जो टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका लाइगेंड TGF बीटा या एक्टिविन है तो यहाँ पर आपका रेगुलेटरी SMAD2 और 3 काम करेगा, को SMAD जो है आपका SMAD4 काम करेगा। लेकिन अगर आपका लाइगेंड BMP4 है तो यहाँ पर रेगुलेटरी SMAD1 और 5 काम करेगा, को SMAD आपका SMAD4 काम करेगा और इनहिबिटरी SMAD दोनों में ही SMAD7 काम करेगा। इसे क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। देन बात करते हैं हिस्टिडीन काइनेज 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट की सिग्नलिंग चलती है काइंड ऑफ। तो यहाँ पर लाइगेंड आएगा, हिस्टिडीन को एक्टिवेट करेगा, हिस्टिडीन पे फॉस्फेट ऐड होगा, ये फॉस्फेट ATP से लिया जाता है, फिर इस फॉस्फेट को दिया जाता है आगे किसको, ग्लूटामेट को, और देन यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाएगा। पहले बात करते हैं अगर आपका अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है, आपका जो भी माइक्रोब उसके लिए अट्रैक्टेंट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, MCP रिसेप्टर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CHER को एक्टिवेट किया जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद में क्या सिग्नलिंग चलेंगी, ये सारे के सारे जो है काम नहीं करेंगे और यहाँ क्या होगा, स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। जबकि अगर आपका रेपेलेंट है तो रेपेलेंट के केस में CHEW एक्टिवेट होगा, फिर ये क्या करेगा, A को फॉस्फेट देगा, ये हिस्टिडीन के जैसा काम करेगा, फिर Y के पास फॉस्फेट जाएगा, फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, CHZ जो है यहाँ पर जो CHEY होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर टम्बलिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसका एक्टिवेशन यहाँ पर होगा फॉर 10 सेकंड के लिए काम चलता है। देन बात करते हैं क्वारम सेंसिंग के बारे में। क्वारम सेंसिंग में क्या होता है, क्वारम सेंसिंग में जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं एक साथ कलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेते हैं, काइंड ऑफ इसको कह सकते हो आप। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव के केस में ये होमोसेरिन जो है ये एक्टिवेट होगा, लक्सार को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये ग्राम नेगेटिव में होता है, और ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, वो यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम पाथवे को फॉलो करेगा।
यहाँ पर जो समरी है जितना मैंने करवाया आपको सिग्नलिंग में जो GPCR और एंजाइम लिंक जो हमने किया तो उसकी यहाँ पर जो समरी है वो लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 स्लाइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ CMP सिग्नलिंग पाथवे यहाँ दिया गया है, वही जो मैं करवा चुकी हूँ आपको कि आपका जो G प्रोटीन होता है अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होते हैं और जैसे लाइगेंड आता है तो आपका यहाँ पर GTP फॉर्म में एक्टिवेट होगा, एडेनाइड साइक्लेज एक्टिवेट होगी, CMP बनाएगी, CMP जो होता है प्रोटीन काइनेज से बाइंड करेगा, प्रोटीन काइनेज के रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा, कैटलिटिकल सब यूनिट जो होते हैं क्रैप को एक्टिवेट करवाएंगे और क्रैप बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करा के पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस देखने को मिलेगी। सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, क्रैप के अलावा ATF1 को भी एक्टिवेट करवाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि PDE को इनहिबिट कर सकते हैं, रोफ्ल्यूमिलेस्ट, एप्रीमिलेस्ट एंड क्रिसाबोरोलो। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पर GPCR में GQ अल्फा काम करता है IP3 डैग पाथवे में, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। PLC बीटा काम करेगी, PIP2 को IP3 डैग में कन्वर्ट करेगी, IP3 कैल्शियम को रिलीज करवाएगा और कैल्शियम जो होता है वो डैग के साथ मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करवाएगा और टारगेट जो भी जिस भी प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है वो देखने को मिलेगी। देन पर्टुसिस टॉक्सिन में हमने देखा था बॉर्डोटेला पर्टुसिस जो होता है वो माइक्रोब आपका अटैक करेगा और आपको वुफिंग कफ की कंडीशन देखने को मिलेगी। पैराऑक्सिमल कफ इसको कह सकते हो, सडन एंड पीरियोडिक कफ ये आपको देखने को मिलेगा। अबंडेंट रेस्पिरेटरी सिक्रेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जब तक पर्टुसिस टॉक्सिन ने अटैक नहीं किया तब तक तो आपका एडेनाइड साइक्लेज काम नहीं करेगा, लेकिन जब अटैक हो जाता है तो अटैक होने के बाद में आपका जो GTP फॉर्म होगा वो हमेशा के लिए एक्टिवेट रहेगा। GTP फॉर्म हमेशा के लिए एक्टिवेट रहेगा तो आपका क्या देखने को मिलेगा, CMP बनेगा और CMP अगर बनेगा तो आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वुफिंग कफ की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में, जो कि ब्लड वेसल के रिलैक्सेशन या डायलेशन के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका एंडोथेलियल सेल में क्या चलता है, एस्टाइल कोलिन यहाँ पर काम कर रहा है, वही IP3 डैग वाली सिग्नलिंग चलेगी। काल्मोडिन 4 कैल्शियम को बाइंड करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेगा जो कि आर्जिनिन को सिट्रिल नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो आपकी स्मूथ मसल में जाएगी और वहां पर ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। CGMP एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करेगा और मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में कोलाटॉक्सिन के बारे में बात की थी जिसमें मैंने कहा था कि A1 A2 सब यूनिट रहेंगे, इसके अलावा B5 सब यूनिट रहेगी। ये स्ट्रक्चर होता है, कोलाटॉक्सिन जब बाइंड कर जाता है आपका तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगी, एंडोसाइटोसिस के बाद में रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टिंग देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका जो गोल्जी टू ER चीजें जाएंगी। ठीक है, गोल्जी ER जब चीजें जाएंगी तो आगे जाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका ADP राइबोसिलेशन होगा, आर्जिनिन पे CMP का एक्टिवेशन होगा और यहाँ पर CFTR चैनल को ओपन किया जाएगा और बहुत सारे आयन चैनल ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सोडियम ये सब वाटर वगैरह बॉडी से बाहर जाते हैं और डायरिया कंडीशन देखने को मिलती है। विजन सिस्टम ये मैं करवा चुकी हूँ एज इट इज। यहाँ पर ये देखिए जैक स्टेट पाथवे के बारे में सेम चीजें है कि जैक काइनेज जैसे ही आपका लिगेंड बाइंड करता है एक्टिवेट होता है और स्टेट आपका होमो हेटेरोडाइमर फॉर्म में काम करता है। जैक स्टेट काइनेज बाइंडिंग रिसेप्टर यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पर काम करिए, सेम वही चीज यहाँ लिखी हुई है। TGF बीटा सुपर फैमिली आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले आपका टाइप 2 एक्टिवेट होगा, टाइप 1 को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद में आपका SMAD 2-3 जो होता है वो 2X फॉर्म में काम करेगा। 2 और 3 आपके रेगुलेटरी SMAD होते हैं कब, जब आपका एक्टिविन यहाँ पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा TGF बीटा जब यहाँ काम कर रहा होता है और इसके अलावा SMAD 7 आपका इनहिबिटरी SMAD है, SMAD 4 आपका को SMAD है। जब BMP बोन मोर्फोजेनिक फैक्टर यहाँ काम करे तो बोन मोर्फोजेनिक फैक्टर को कौन सा फैक्टर इनहिबिट कर सकता है, BMP को। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने फ्रोग पढ़ा होगा तो यहाँ पर नोगिन इसको क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है BMP को। तो वही चीज लिखी हुई है कि नोगिन कैन इनहिबिट BMP फैक्टर। ठीक है, तो नोगिन जो होता है BMP को इनहिबिट कर सकता है। बाकी देखो BMP अगर सिग्नल के जैसा काम करता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका SMAD 1 और 5 एक्टिवेट होगा। SMAD 1 और 5 आपके क्या है, रेगुलेटरी SMAD है। को SMAD यहाँ पर क्या है, आपका SMAD 4 ही है। इसके अलावा यहाँ पर SMAD 1, 5 कौन कौन से रेगुलेटरी SMAD है, रेगुलेटरी SMAD आपका 1, 5 और 8 है किस केस में, जब आपका BMP एज अ लाइगेंड काम करता है। इसके अलावा इनहिबिटरी SMAD इस केस में क्या है, 6 और 7 दोनों हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो 6 और 7 दोनों ही इनहिबिटरी SMAD हो सकते हैं व्हेन योर लाइगेंड इज BMP। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है सेल एडेशन, मॉलिक्यूल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और जंक्शंस के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें 4 फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, कैडहरिन के बारे में, इंटेग्रिन के बारे में, सिलेक्टिन के बारे में और इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली के बारे में। कैडहरिन क्या होता है, कैडहरिन आपका एडेशन प्रोटीन, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसमें आपका जो ये प्रोटीन होगा इसके 5 यहाँ पर सब यूनिट प्रेजेंट होंगे, रिपीटिंग डाइमर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। और एक्स्ट्रासेलुलर टिप ऑफ मॉलिक्यूल लास्ट डोमेन बाइंड अ सिमिलर डोमेन, यानी कि सिमिलर डोमेन के साथ में ही यहाँ पर बाइंडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा होमोटाइपिक बाइंडिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है और कैल्शियम डिपेंडेंट होती है। पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। इंटेग्रिन जो होता है ये भी आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, हेटेरोटिपिक होता है, हेटेरोडाइमर होगा और इसके अलावा अल्फा बीटा चेन यहाँ प्रेजेंट होगी इसलिए इसको हेटेरोडाइमर कहा जाता है। अल्फा वाले से आपका कैल्शियम बाइंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रासेलुलर जो है डोमेन प्रेजेंट होगा यहाँ पर जिसके साथ आपके एक्टिन, वेनिक्यूलिन ये सब बाइंड होंगे। देन बात करते हैं सिलेक्टिन के बारे में।
सिलेक्टिन में आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, वीक होता है, हेटेरोटोपिक बाइंडिंग होती है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है नेचर में। सिलेक्टिन में जैसे कि लैक्टिन यहाँ पर बाइंड नाम आ रहा है, लैक्टिन का मतलब होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोलैबोरेट बाइंडिंग यहाँ होगी। इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक एडेशन मॉलिक्यूल्स में हम लोग आईकैम, एनकैम, वीकैम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, होमोहेटेरोटोपिक बाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेल जंक्शन में हम 3 तरीके के जंक्शन के बारे में बात करते हैं, एंकरिंग, ओकोलोडिन एंड चैनल जंक्शन के बारे में। एंकरिंग जंक्शन में एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में कैटरिन और इंटेग्रिन। अगर सेल टू सेल अटैचमेंट है तो कैटरिन काम करेगा, सेल टू मैट्रिक्स है तो इंटेग्रिन काम करेगा। सेल टू सेल एडहेशन अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट काम कर रहा है तो आपका डेस्मोसोम होगा, और अगर आपका सेल टू मैट्रिक्स है तो आपका हेमिडेस्मोसोम काम करेगा। देन यहाँ पर बात करते हैं गैप जंक्शन के बारे में। तो गैप जंक्शन जो होता है कनेक्सोन से फॉर्म होता है। 6 कनेक्सिन प्रोटीन जो होते हैं वो आपके गैप जंक्शन को फॉर्म करेंगे। कनेक्सिन 32 में अगर म्यूटेशन हो गया तो कार्कोट मैरिन टूथ डिसीज देखने को मिल सकती है। ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया गया। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर, प्रोटियोग्लाइकन भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर। तो जो यहाँ पर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में लास्ट में जो चीज आ रही है ना, जैसे यहाँ पर प्रोटीन लास्ट में आ रहा है, प्रोटियोग्लाइकन में ग्लाइकन लास्ट में आ रहा है, तो जो लास्ट में चीजें ना वही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा ट्रिक से। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड होते हैं, शॉर्ट और ब्रांच चेन होगी, कोई रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में और में नोट भी नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ओलिंक्ड और एनलिंक्ड हो सकता है। प्रोटियोग्लाइकन जो होता है बेस्ड ऑन गैग होता है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर चीजें दी गई हैं। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग ग्लाइकोजमिन और ग्लाइकेंस के बारे में, गैग के बारे में बात करते हैं। गैग क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट होती हैं। यहाँ पर आपकी जो शुगर मोइटी होगी वो आपकी यूरोनिक एसिड और एनास्टाइल ग्लूकोजामिन या फिर एनास्टाइल लैक्टोजामिन प्रेजेंट हो सकती है। जितने भी गैग होते हैं सब सल्फेट ग्रुप को कंटेन करके रखते हैं, एज वेल एज वो क्या करेंगे, वो कोवलेंट लिंकेज को शो करेंगे, एक्सेप्ट हाइलोरोनिक जिसको हाइलोरोनेट या हाइलोरोनोन बोलते हो, कोई सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। गैग के एग्जाम्पल कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड एरोमेटिन सल्फेट यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका कोलेजन। कोलेजन जो होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 3 अल्फा सबयूनिट प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्टली जो आपको अमीनो एसिड देखने को मिलेगा 1/3 वो आपको ग्लाइसिन देखने को मिलेगा। 1/3 ये देख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, अल्फा अल्फा अल्फा, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया इसमें। इसके अलावा रिपीटिंग यूनिट क्या होंगी वो यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 1/3 ग्लाइसिन पाया जाता है। प्रोलिन जो होता है, प्रोलिन को अगर आपको हाइड्रोक्सी प्रोलिन या हाइड्रोक्सिलाइसिन में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगी। इसके अलावा विटामिन सी काम करेगा। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो आपको स्कर्वी डिसीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज योर इलास्टिन। इलास्टिन जो होता है फॉर इलास्टिसिटी लिगामेंट्स में पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ट्रोपिलास्टिन का फंक्शनल फॉर्म होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड रिच होता है। यहाँ पर केवल हाइड्रोक्सीप्रोलिन होगा, हाइड्रोक्सिलाइसिन और ग्लाइकोसिलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं लैमिनिन के बारे में। लैमिनिन में क्या होता है, लैमिनिन जो होता है यहाँ पर डाइसल्फाइड प्रोटीन होगा, कैल्शियम डिपेंडेंट होगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों सब यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जिसमें से कि अल्फा और बीटा जो होगी डाइसल्फाइड प्रोटीन से बाइंड होगी। देन बात करते हैं फाइब्रोनेक्टिन स्ट्रक्चर के बारे में। फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, आइसोफॉर्म होता है प्रेजेंट टू ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, सो सिंगल जीन कोड फॉर डिफरेंट आइसोफॉर्म बट ड्यू टू ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। फाइब्रोनेक्टिन जो होता है यहाँ पर आपको डायमर देखने को मिलेगा। ठीक है, डायमर फॉर्म में आप देख सकते हो, डायमर फॉर्म में यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है एट सी टर्मिनल। इसके अलावा यहाँ पर जो आरजीडी सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा, ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस इसको बोलते हो आप, आरजीडी सीक्वेंस देखने को मिलेगा। आर का मतलब होता है आर्जिनिन, जी का ग्लाइसिन और डी का एस्पारेटेट, ये 1 लेटर कोडोन है। इसके अलावा यहाँ पर हिपैरिन सल्फेट, फाइब्रिन जो होते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। तो फाइब्रोनेक्टिन के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, डायमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डायमर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ट्राइपेप्टाइड आरजीडी सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोवल डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यानी कोवलेंट लिंकेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और आरजीडी सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होगा, 3rd फाइब्रोनेक्टिन रिपीटेड यूनिट पे प्रेजेंट होगा। देन कैंसर बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। कैंसर क्या होता है, कैंसर आपका ट्यूमर 2 तरीके का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है वो आपका नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है, इन्वेसिव का मतलब होता है किसी दूसरी जगह पे जाके अपना वर्चस्व स्थापित करना, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, यानी कि नॉन नेटिव जगह पर जाके वहां की चीजों को डोमिनेट कर लेना, इसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। ठीक है, तो आपका जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो आपका नॉन इन्वेसिव होता है, यानी कि किसी की दूसरी नॉन नेटिव प्लेस पे जाके वहां पर अपना डोमिनेट नहीं करेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जबकि क्या होता है, मूवेबल होता है, इन्वेसिव होता है, दूसरे ऑर्गन में जाएगा और वहां पर जाके अपनी डोमिनेंसी दिखाएगा और यही आगे चल के आपका कैंसर बनेगा। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही जो होता है आपका अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है और सेल की डेथ नहीं होगी। कैंसर होने के 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाया जा रहा है, सेल का मास बढ़ता जा रहा है, और जो मास बढ़ता जा रहा है सेल का, वो सेल मर भी नहीं रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं आप इमोटाइल। दीज 2 रीजन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। ठीक है,
देन यहाँ पर बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी क्या क्या होती है कैंसर की। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ, इमोर्टल होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है जो नए नए सेल्स बन रहे होते हैं वो अपने लिए ब्लड वेसल फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्लासिफिकेशन यहाँ दिया गया है कि सार्कोमा कौन सा कैंसर होता है, कार्सिनोमा कौन सा होता है, लिम्फोमा बोन मैरो वाला होता है, इसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा नर्व सेल वाला होता है, पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ दिया होता है। एनोक्सिस क्या होता है, डेथ अपॉन डिटैचमेंट इन केस ऑफ नॉर्मल सेल। देन यहाँ पर नॉर्मल और कैंसरस सेल में डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन कैंसर क्रिटिकल जीन के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटोऑन्कोजीन में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, जिसको आप गेन ऑफ फंक्शन को आप डोमिनेंट म्यूटेशन भी कह सकते हो, डोमिनेंट म्यूटेशन कह लो या सिंगल हिट म्यूटेशन कह लो, इसको आप याद ऐसे रख सकते हो जैसे आप कैपिटल ए स्मॉल ए के बारे में बात कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में, तो एक ही अगर डोमिनेट कर गया तो आपका ऑर्गेनिज्म टोल बनता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर प्रोटोऑन्कोजीन में अगर एक ही डोमिनेट कर गया, एक ही डोमिनेट कर रहा है, सिंगल हिट हो रहा है, एक ही ने अपना वर्चस्व दिखाया है, तो यहाँ पर कैंसर होने की संभावना है। ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि डोमिनेट म्यूटेशन होता है, यानी एक ने अगर डोमिनेट कर लिया, सिंगल हिट म्यूटेशन है, एक में अगर आपने डोमिनेट कर लिया तो आपको प्रोटोऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑन्कोजीन में। देखो कैंसर क्रिटिकल जीन कैसे होंगे, कैंसर कैसे कोज होंगे, प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मली आपकी जो बॉडी है इसको कैंसर से बचाएंगे, ठीक है, लेकिन ये प्रोटोऑन्कोजीन अगर बिगड़ गए तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन में, और ऑन्कोजीन आपका कैंसर कर देगा। अब बिगड़ते कैसे हैं, अगर मान लो इनमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया, अपना फंक्शन बहुत ज़्यादा करने लग गए, बिना किसी सिग्नलिंग के फंक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में भी डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया या सिंगल हिट म्यूटेशन हो गया, सो इन रीजन की वजह से आपका प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और कैंसर कर देता है। जबकि अगर मैं बात करूं ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, होने नहीं देते। लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, ट्यूमर ये कोज कर देंगे या कैंसर कोज कर देंगे। तो ये होगा कब, जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेसेसिव म्यूटेशन हो जाए तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर कोजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ट्यूमर को सप्रेस करे थे वो ट्यूमर को कोज कर देंगे। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में रेसेसिव म्यूटेशन हो गया, रेसेसिव म्यूटेशन या डबल हिट म्यूटेशन इसको कह सकते हो आप, या लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन, तो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर कोजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए प्रोटोऑन्कोजीन के और ट्यूमर सप्रेसर जीन के, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में। तो अपोप्टोसिस क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, मान लो कोई भी सेल है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आपकी वो सेल क्या हो जाएगी, जैसे मान लो कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया, सेल डैमेज हो गई, तो उस सेल को खत्म करवा दिया जाता है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल की डेथ करवा देना, ताकि वो कोई भी हार्मफुल कंडीशन आपके बॉडी में क्रिएट ना करे। तो अपोप्टोसिस जो होती है प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है, आपकी बॉडी प्रोग्राम करती है कि ये सेल अब काम की नहीं रही, इसको खत्म करो, ठीक है। एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है, सेल की। तो यहाँ पर अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन होती है आपकी, वो क्या करती है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो होती है वो आपकी किसको एक्टिवेट करवाएगी, मैक्रोफाज को, वो कि आप क्या ईट मी सिग्नल देगा, सेल को खत्म करवाएगा, ठीक है। अपोप्टोसिस दो तरीके की होती है आपकी, कौन सी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस के लिए कुछ अपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं, कुछ एंटी अपोप्टोटिक होते हैं जो बोलते हैं कि अभी अपोप्टोसिस नहीं करवानी, रोको। कुछ प्रो अपोप्टोटिक होते हैं कि सेल में डैमेज हो गया है, प्रमोट करती हैं अपोप्टोसिस को, उसको बोलते हैं प्रो अपोप्टोटिक। BCL2 फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रो अपोप्टोटिक एग्जाम्पल बैक्स बेड, ये सारे याद रख लीजिएगा, और एंटी अपोप्टोटिक एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बात करते हैं कैस्पेज एंजाइम के बारे में। कैस्पेज एंजाइम की फुल फॉर्म होती है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम। ये दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक, इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर। इनिशिएटर यानी कि जो कि अपोप्टोसिस को इनिशिएट करेगी, स्टार्ट करेगी, और इफेक्टर या एग्जीक्यूशनर जो कि फाइनली एग्जीक्यूट करेगी अपोप्टोसिस को। इनिशिएटर कैस्पेज ही आपकी इफेक्टर कैस्पेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है। इनिशिएटर कैस्पेज के एग्जाम्पल है 2, 8, 9, 10 और एग्जीक्यूशनर के एग्जाम्पल है 3, 6, 7। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कैस्पेज कैसे एक्टिवेट होती है, पहले प्रो कैस्पेज होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, फिर वो स्प्लिट होती है हेटेरोडाइमर फॉर्म में और एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट होती है। देन यहाँ पर अपोप्टोसिस दो तरीके की होती है, एंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में जैसे आपका लाइगेंड बाइंड करता है तो जो आपका रिसेप्टर होता है वो ट्राइमरिक फॉर्म में आता है।
लाइगेंड आपका जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, तो जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो आपका हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में उसका जो रिसेप्टर वो बाइंड होगा, वो एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर कौन से कैस्पेज एक्टिवेट हो रहे याद रखिएगा, यहाँ पर जो इनिशिएटर कैस्पेज है वो 8 है। इनिशिएटर कैस्पेज कौन कौन से है, 2, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ इनिशिएटर कैस्पेज कौन सा एक्टिवेट हो रहा है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, 8। और एग्जीक्यूशनरी कौन सा एक्टिवेट हो रहा है कैस्पेज, 3, ठीक है। देन बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे मान लो कोई भी डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर इनहिबिट होते हैं। प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर बैड बैक्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसमें साइटोक्रोम काम करते हैं। तो साइटोक्रोम सी यहाँ से रिलीज होता है, एपैफ को एक्टिवेट करता है। एपैफ जो होता है वो सेल के बाहर की तरफ जाता है, एपोप्टोजोम को एक्टिवेट करता है। एपोप्टोजोम प्रो कैस्पेज जो कि आपकी इनिशिएटर कैस्पेज 9 इसको एक्टिवेट करता है। इनिशिएटर कैस्पेज जो होते हैं एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करती है, और एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज जो होते हैं एग्जीक्यूट कर देती है किसको, एपोप्टोसिस को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में। सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, इसमें आपके 2 फेज होते हैं, ठीक है। माइटोटिक फेज होता है, इंटरफेज होता है। इंटरफेज में आपका G1, S और G2 फेज होता है। माइटोटिक में M फेज होता है, जिसमें कि फाइनली आपका सेलुलर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर साइक्लिन सीडीके का काम लिखा हुआ है कि कहाँ पर कौन सा साइक्लिन होगा, कौन सा सीडीके होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो हर एक फेज में, ठीक है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर G1 में क्या है, आप देख सकते हो कौन से CDK4, CDK6 और साइक्लिन सीडीके जो होते हैं एक साथ मिलकर ही काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें कौन सा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कौन सा होता है, इसमें कौन सा और इसमें कौन सा, ये याद रखिएगा पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल जब आपकी सेल होगी ना, कुछ पीक आपको इस तरीके से मिलेंगी कि G1 फेज भी सही सलामत हो रहा है, G2 फेज भी सही सलामत हो रहा है और S फेज भी, ठीक है। ये G1 फेज पहले होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2/M अगर नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये पीक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल में कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, आपको इस तरीके से पीक दे देगी लेट्स सपोज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी सेल G1 फेज में ही क्या हो गई है, आपकी सेल G1 फेज तक ही काम की है, G2 फेज में जाके अरेस्ट हो गई है, G2 फेज ने काम ही नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये साइक्लिन सीडीके का ये चार्ट याद रखिएगा। G1 फेज में G1 S फेज में S और M फेज में कौन से साइक्लिन होते हैं, DEA। इसको मैं याद करती थी दिया बाती के उससे, मतलब दिया बाती, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि D आपका G1 फेज में है, इसके बाद में G1/S में ये है, इसके बाद में फिर G1 के बाद फिर आपका S फेज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, देखें यहाँ पर जो G1 फेज होता है, G1 फेज का साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बाय SCF एंड M फेज का APC/C एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू इनिबिशन होगा, यूबिक्विटिलेशन होगा, उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये वाला देखिए, कंट्रोल ऑफ प्रोटीलिसिस बाय APC/C, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइक्लिन और सीडीके M फेज में साइक्लिन सीडीके मिले। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये एक्टिवेटिंग सबयूनिट CD C20 CDH1 इनएक्टिव APC से बाइंड किया और रिएक्टिव फॉर्म में आया, और यहाँ पर यूबिक्विटिलेशन हुआ, और फाइनली यहाँ पर देखिए डिग्रेडेशन ऑफ M साइक्लिन इन प्रोटियोसोम, ठीक है। किस तरीके से आपका जो S और M फेज होता है इसमें APC/C डिग्रेडेशन होता है, और G1 में किस तरीके से SCF डिग्रेडेशन होता है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चार्ट के एक एक पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा आपका साइक्लिन सीडीके या कौन सा प्रोटीन काइनेज है, कौन सा फॉस्फेटेज और उसका क्या काम है। ये कुछ भी मत करके जाना, बेशक अगर आपने कुछ भी नहीं किया, ये जो आपका चार्ट है ना, इसको जरूर से देख के जाइएगा। अगर आपने सेल साइकिल का कुछ भी नहीं किया है ना, सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा इस चार्ट को, ठीक है। अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे समरी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन, तो यही चार्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो इस चार्ट को आप करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप
माइटोजन स्टिमुलेटिंग जीवन सीडी के जीवन एस सीडी के एक्टिविटीज, तो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो माइटोजन जो है लाइगेंड बाइंड किया माइटोजन रिसेप्टर से, मैप काइनेज एक्टिवेट हुई, पूरी सिग्नलिंग इस तरीके से चली, इसके बाद में एक्टिवेट हुआ आपका जीवन सीडी के, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव रेटिनो, यहाँ पर क्या है आरबी प्रोटीन है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो उसी के बारे में यहाँ पर है, ये आरबी प्रोटीन एक्टिव हुआ, इनएक्टिवेटेड E2F प्रोटीन। देन यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपका स्टार्टिंग में क्या था इनएक्टिवेटेड E2F था, लेकिन जैसे आपका जीवन सीडी के साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ तो आपका E2F प्रोटीन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी हुआ क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से आपका रेटिनोब्लास्टोमा जो है जब फॉस्फोराइलेशन होता है तब कैसे काम करता है, जब फॉस्फोराइलेशन नहीं होता तब कैसे काम करता है। जब आप इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो ये इनएक्टिव हो जाता है, जब तक फॉस्फेट ऐड नहीं होता ये एक्टिव रहता है, ठीक है। जो सीडी की आपकी क्या है काइनेज है, जब आपका जीवन फेज में साइक्लिन सीडी के जो है वो एक्टिवेट होंगे तो सीडी के काइनेज है, काइनेज क्या करेगी आपके आरबी के ऊपर में फॉस्फेट ऐड कर देगी, और जैसे ही फॉस्फेट ऐड करेगी वो क्या होगा इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे इनएक्टिव होगा तो E2F प्रोटीन जो है वो एक्टिव होगा। E2F प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो जीवन से किस फेज में लेके चला जाएगा, एस फेज में लेके चला जाएगा, जहां पर डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ दिया गया कि डीएनए में अगर डैमेज हो जाए तो किस तरीके से आप सेल साइकिल को अरेस्ट कर दोगे जीवन फेज के बाद, एस फेज में आने ही नहीं दोगे, तो जीवन फेज में ही कैसे अरेस्ट कर दोगे आप सेल साइकिल को अगर डीएनए में डैमेज हो गया। तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया कि ATM ATR काइनेज काम करेगा, जो कि CHK1 CHK2 काइनेज को एक्टिवेट करेगा। CHK1 CHK2 काइनेज क्या करेगी, अब यहाँ एक चीज याद रखेगा कि जब आप आरबी रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर जब फॉस्फेट ऐड कर रहे थे तो वो इनएक्टिव हो जा रहा था, लेकिन P53 इसके अपोजिट है कि जब इसके ऊपर आप फॉस्फेट ऐड करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट ऐड करोगे तो P21 जीन को एक्टिवेट करेगा, P21 जीन बोलेगा कि अभी डीएनए में डैमेज है, अभी आगे प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ानी, ठीक है। देन यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटोलिसिस ट्रिगर टू मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन के बारे में यहाँ पर है। तो जैसे आपकी CDC20 जो होती है वो क्या करती है, वो APC को एक्टिव करेगी। APC को एक्टिवेट करने के बाद में जो सेक्यूरिन और सैपरेज है वो जैसे ही, जब तक आपकी जो सैपरेज है सेक्यूरिन से बाइंड करके रखती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही आपकी वो उससे अलग हो जाएगी ना, सेक्यूरिन का जैसे यूबिक्यूटिलेशन होगा सैपरेज एक्टिवेट हो जाएगी। सैपरेज का काम क्या होता है, सैपरेज का काम होता है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपका डीएनए है यहाँ पर आप देखो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम जो है इस तरीके से आपका क्रोमोजोम है, ये कोहेसिन प्रोटीन से बाइंड है, ठीक है। किससे बाइंड है, कोहेसिन से। देखो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ना आपके, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं कोहेसिन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। जब आप मेटाफेज से एनाफेज में जाते हो ना, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कैसे होंगे, ये सेपरेट होने चाहिए, ये कोहेसिन प्रोटीन से बाइंड रहते हैं। एक कोहेसिन प्रोटीन से बाइंड रहेंगे तो ये कोहेसिन प्रोटीन्स को हम डिग्रेड कैसे करें, कैसे इसको हटाएं, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करती है सैपरेज, लेकिन वो सैपरेज एंजाइम इनएक्टिव रहती है। उसको एक्टिव कब किया जाता है, जब आपका मेटाफेज कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये सैपरेज को पकड़ के कौन रखता है, सेक्यूरिन, कि अभी तुझे नहीं अलग होना है क्योंकि अभी तक मेटाफेज ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि सारी चीजें सही सलामत है, तो क्या होता है CDC20 APC को एक्टिवेट करती है, और APC क्या करेगा, APC जाएगा यहाँ पर और क्या करेगा, सेक्यूरिन के टुकड़े टुकड़े करवा देगा यूबिक्यूटिलेशन से। सैपरेज एक्टिवेट होकर क्या करवाएगी, यहाँ पर कोहेसिन प्रोटीन को बोलेगी छोड़ो इनको, अलग अलग करो सिस्टर क्रोमेटिड को, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे और एनाफेज में यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा आपका, ठीक। सो यही चीजें यहाँ पर, तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपका दिक्कत है, कुछ टेंशन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, टेंशन एब्सेंट है तो क्या होगा। टेंशन एब्सेंट का मतलब है काइनेटोकोर अटैच नहीं है, और टेंशन प्रेजेंट का मतलब है काइनेटोकोर सही सलामत अटैच्ड है। अगर काइनेटोकोर सही सलामत अटैच्ड है, टेंशन अगर प्रेजेंट है तो एनाफेज में चीजें पहुंच जाएंगी, अगर नहीं है तो उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक ही चार्ट में आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो आपका जीवन फेज है इसमें साइक्लिन सीडी के कौन से होते हैं। साइक्लिन डी सीडी के 4 और 6 होता है। एस फेज में साइक्लिन ए सीडी के 2 होता है। G2 फेज में साइक्लिन ए सीडी के 1 होता है। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं ये। देन यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आपका P53 और मैडम2 ये ट्यूमर सप्रेसर जिन कैसे काम करते हैं। जब P53 से फॉस्फेट ऐड होता है तो आपका आगे का प्रोसेस चलता है। और रेटिनोब्लास्टोमा कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया कि फॉस्फेट ऐड होता है तो इनहिबिट हो जाता है, फॉस्फेट ऐड नहीं होता तो आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। और जब ये इनहिबिट हो जाता है तो E2F एक्टिवेट होकर जीवन से एस फेज में ट्रांसफर करवा देगा चीज़ें, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है क्या, यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं कि WW1 क्या काम करता है, CDC-25 क्या काम करता है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ G2, जब आप G2 फेज से माइटोटिक फेज में जाते हो तब ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर WW1 काइनेज काम करेगा, CDC-25 फॉस्फेटेज काम करेगा, और आपकी चीज़ें जो हैं आपकी G2 से M फेज में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इन एंजाइम से म्यूटेशन है तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ में आपका कंप्लीट होता है सेल सिग्नलिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले से चीज़ें पढ़ी होंगी, या नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पहले से चीज़ें पढ़ी होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।